नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों मैथ्स पेडागोगी का ये ऑब्जेक्टिव वीडियो है। ये वीडियो है हमारा चौथा या पाँचवें नंबर का वीडियो है ऑब्जेक्टिव का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि CTET और MPTET के हिसाब से ये वीडियोज़ आपके लिए गागर में सागर भरेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को पूरा देखें, निकाल के ना देखें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इनको ध्यान से देखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों को हमारे चैनल पे लेके आएँ, जिससे वो भी प्रॉपरली स्टडी कर सके। साथ ही हमारा जो फेसबुक ग्रुप है जिस पे लाइव क्लासेस चलती हैं डेली, उस पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक के थ्रू वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे रोज़ाना आपको 2 से 3 और रात में 9 से 10 आपको बाकायदा क्लासेस मिलती हैं, फ्री क्लासेस मिलती हैं। तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन करिए। फिलहाल हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में बातें भी करेंगे क्या होता है, कैसे स्टडी की जाती है। तो फिलहाल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग योग मतलब जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक आपके लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है हमारा, कक्षा सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। ऑप्शन बी है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और ऑप्शन डी है, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो मित्रों हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, योग मतलब जोड़ को शाब्दिक शब्दों प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमने कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक मतलब योग सिखा रहा, तो कौन सी युक्ति काम करेगी? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा सेकेंड के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। ठीक है, उसका क्वेश्चन है कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी के संबंधित होता है? तो ऑप्शन है हमारा संवर्धन, ऑप्शन बी है पृथक्करण, ऑप्शन सी है योग की पुनरावृत्ति और ऑप्शन डी है समुच्चयन। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो समुच्चयन हो जाएगा। तो भैया एक टोकरी है, उसमें हमने 5 सेब ऑलरेडी डाल दिए हैं, ऊपर से 7 सेब और डाल दिए हैं, तो ये जो प्रोसेस है कहलाती है समुच्चयन की। क्या कहलाती है? समुच्चयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मित्रों कि गणित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन है गणित की त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या बोलता है? ऑप्शन ए है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। ऑप्शन सी है सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार की रचना करते हैं। और ऑप्शन डी है सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांक के बारे में फीडबैक देती हैं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार से रचना करते हैं। क्या कराते हैं? बोध की, जो बच्चे होते हैं गणित की अवधारणा की किस प्रकार से रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री जिसको हम TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए हमारा डाइंस ब्लॉक, ऑप्शन बी हमारा संख्या चार्ट, ऑप्शन सी है गिनतारा और ऑप्शन डी है 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा संख्या चार्ट। जब आप संख्या चार्ट बनाएंगे तो उसमें आप बताएंगे कि भाई 1/10, 1/20, 1/100 ये होते क्या हैं और इनको कैसे करते हैं, वो आप संख्या चार्ट से बताएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी,
इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको दो विमा वाली वस्तुओं का क्षेत्रफल की तुलना करना है। सबसे पहले अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आकलन, ऑप्शन सी प्रक्षेपण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे भाई, आकलन करेंगे। आकलन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्रफल बड़ा है और कौन सा क्षेत्रफल क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां वो मदद क्या करती हैं। ऑप्शन है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने पर, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन सी है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, और ऑप्शन डी है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो याद रखना, जब भी आप गणित की पहेलियाँ देते हो प्राथमिक स्तर पर तो वो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है, समस्या सुलझाने के कौशलों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वो दिमाग में तार्किक रूप से क्वेश्चन करते हैं जिससे वो समस्या सुलझाने के जो कौशल हैं उनको डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ऑप्शन बी है मित्रों हमारा बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ऑप्शन सी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, और ऑप्शन डी है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो दोस्तों इसमें पूछा है नहीं है, तो चूंकि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना ये एनसीएफ 2000 में नहीं लिखा, तो आप राइट आंसर हमारा का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी बच्चे के संदर्भ गणित में वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना और गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना ये तो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। बताना आपको पाठ्य पुस्तक की विशेषता। ऑप्शन ए संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन बी है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, ऑप्शन सी है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और ऑप्शन डी है हमारा संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी ही है, क्योंकि संकल्पनाओं को अब मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यही पाठ्य पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मूर्त से तात्पर्य सुन लीजिए क्या होता है। मूर्त से तात्पर्य जो चीज़ें हमको दिखती हैं वो क्या मूर्त, जैसे मैंने बोला ये सर्कल आपको दिख रहा है ये मूर्त है, लेकिन इस सर्कल के बारे में आपके दिमाग में क्या अवधारणा चल रही है वो क्या कहलाती है, अमूर्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, समाजमितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। यहाँ पर हम समाजविती समझ को विकसित करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताता हूँ जिससे आपके दिमाग में आंसर बैठ जाए। तो मैं समाजमिति बोल रहा हूँ, ज्यामिति समझ को विकसित करने की बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया, ज्यामिति की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी मानसिक चित्रण, फिर उसके बाद आएगा विश्लेषण, फिर उसके बाद आएगा औपचारिक निगमन और फिर आएगा अनौपचारिक निगमन। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये क्रम क्या होगा, ज्यामितीय समझ को विकसित करने का सही क्रम हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। याद करना, सबसे पहले मानसिक चित्रण आएगा, जैसे चित्रण आएगा तो आप क्या करोगे, विश्लेषण करोगे, विश्लेषण के बाद औपचारिक करोगे, फिर अनौपचारिक करोगे, मानसिक चित्रण के बाद क्या करोगे, विश्लेषण करोगे, फिर औपचारिक करोगे, फिर अनौपचारिक निगमन आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है पढ़ाई को जानने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद
शून्य का ज्ञान या परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसमें से सबसे उपयुक्त आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जब आप उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिखा देंगे, उसके बाद आप शून्य बताएंगे कि भाई इस संख्या के बाद जब आप जोड़ देते हो जीरो तो वैल्यू कितनी हो जाती है। जैसे 1 के बाद जीरो जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगी, फिर 10 के बाद जीरो जोड़ दोगे 100, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। अब कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना मतलब 1/2 की आपको संकल्पना देना है, कैसे दोगे? ऑप्शन हमारा ए है। देखना इसमें अच्छे से देखना, समझना, ये क्रम लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये क्या है, पहले क्या है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित होता है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित होता है। फिर आ जाए सेकंड, आधे का चिन्ह लिखाता है। फिर ऑप्शन 3 आ जाएगा, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। फिर हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले हम 3 को लेंगे। 3 को मतलब बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में हम विभाजित करते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 4 नंबर, तो कहानी का शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। फिर दूसरा हो जाएगा आधे का चिन्ह, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन है कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराने जाने चाहिए। ऑप्शन बी है, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 है, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। मतलब गणित को क्या कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए और सब्जेक्टों के साथ, जिससे लोग ईजिली तरीके से इनको समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं। अंकगणित की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अंकगणित की 4 मूल संक्रियाएं क्या होती है, योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन बी है, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। ऑप्शन सी है, योग, गुणा, भिन्न को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। ऑप्शन डी है, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो भाई गणित की 4 मूल संख्याएं सभी को पता है, योग, व्यवकलन, गुणा, भाग होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है। यहाँ हम उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है, उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी है, प्रकृति होती है। ऑप्शन सी, कठिनाई स्तर होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका राइट आंसर बताऊं क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो जब भी आप उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण करते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है, उद्देश्यों का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। यहाँ बताना है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। ऑप्शन ए, विषय वस्तुओं से। ऑप्शन बी है, मूल्यांकन प्रविधियों से। ऑप्शन सी है, उद्देश्यों से। और ऑप्शन डी है, सीखने की क्रियाओं से। तो याद रखिएगा, जो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। तो हमारा ऑप्शन सी याद रखिए, मूल्यांकन का निकटतम संबंध हमेशा उद्देश्यों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या होगी। तो सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होगी, अप्रक्षित। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन सी, प्रक्षेपित। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, सर्वाधिक जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है वो हमेशा प्रत्यक्ष अनुभव होती है। समझना क्वेश्चन के लिए,
प्रत्यक्ष अनुभव से तात्पर्य, तुम जो कि बड़े बच्चे हो, तुम्हें एग्जाम्पल्स के लिए मैं बताता हूँ। जैसे भाई तुमको कोई बंदी धोखा दे जाती है तो लोगों से तुम सुनते हो कि भैया धोखा देने के बाद इंसान बदल जाता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव, जब तुम खुद धोखा खाओगे तब समझ में तुमको आएगा। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष अनुभव कहलाता है। तो ये सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या होती है? प्रत्यक्ष अनुभव होती है। तो प्रत्यक्ष अनुभव लीजिए ज़िंदगी में और आगे जरूर बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो चूंकि आपको पता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता हमेशा विश्वसनीयता ही होती है भैया, उपरोक्त सभी नहीं मानेंगे, विश्वसनीयता ही होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक, ठीक है। जैसे आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस लगाते हो ना, उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है योजना, ऑप्शन बी है मार्गदर्शन, ऑप्शन सी है शिक्षण और ऑप्शन डी है बजट बनाना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या? अध्यापक से संबंधित योजना तो होती है, मार्गदर्शन भी देता है, शिक्षण भी देता है, लेकिन बजट बनाना याद रखिए अध्यापक से संबंधित नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा मित्रों, कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि और ऑप्शन डी है अनुसंधान विधि। तो याद रखना, आप हमेशा प्रयोगशाला विधि में देखो सुनो और समझो को नहीं सिद्धांत पे काम करते, लेकिन जो प्रदर्शन विधि होती है भाई, वो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर काम करती है। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि? प्रदर्शन विधि काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चंस को मैंने 30 क्वेश्चंस का सेट लिया हुआ है। 30 क्वेश्चन इसलिए जिससे आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, आप समझ जाओ। और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं हमेशा, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है जिस पे हमारी लाइव क्लासेस चलती है, इन्हीं क्वेश्चंस को वहाँ रिपीट करता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, वहाँ आप एक बार और पढ़ेंगे तो डैम श्योर ना आप चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, आपको बिल्कुल फिंगर्स पे याद हो जाएंगी और ईजिली तरीके से आपका CTET और जो MPTD एग्ज़ाम से गुड मार्क्स के साथ क्वालिफाइड हो जाएगा। तो ध्यान से हमारे चैनल पर बने बस रहिएगा और वीडियोस को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से आपको सीधा सीधा पेपर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कि कोई छात्र 5050 को, यहाँ बोल रहा है 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? लिखना तो उसको ऐसा चाहिए था, लिखना उसको कैसे चाहिए था? 5050, लेकिन उसने लिख दे क्या दिया? 550 लिख दिया। इसका अर्थ क्या हो रहा है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन बी है संख्याओं का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन सी है गणित का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन डी है जोड़ का ज्ञान नहीं है। देखो भैया, संख्याओं का ज्ञान है तभी तो वो इतना लिख पा रहा है, गणित का ज्ञान भी है तभी तो वो इतना लिख पा रहा है, जोड़ का ज्ञान है तब भी वो इतना कर पा रहा है, लेकिन उसको एक्चुअली स्थानीय मान का नहीं पता है। स्थानीय मान के हिसाब से क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा मित्रों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, भिन्नों की संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। यहाँ हम भिन्नों की संकल्पनाओं की बात कर रहे हैं, भिन्न जो हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो उनकी संकल्पनाओं की बात हम कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, ऑप्शन बी है एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, ऑप्शन सी है भिन्न को A/B के रूप में लिखकर जहां B बराबर नहीं है 0, और ऑप्शन डी है उसके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। जो हमारा 21वां आंसर क्या है? आप भिन्नों की संकल्पनाओं को परिचित करा रहे हो और आप ऐसे टीचर हो, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ाना, आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर आपको उनका आंसर निकलवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, क्वेश्चन है किसी प्रमेय की परिकल्पनाएं और निष्कर्ष को
परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता। कोई प्रमेय है, उसकी परिकल्पना और निष्कर्ष को हम परस्पर बदलने से प्राप्त कथन क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन है प्रमेय का प्रलोम, प्रमेय का विलोम। ऑप्शन बी प्रमेय का प्रतिलोम। ऑप्शन सी है प्रमेय का प्रतिधनात्मक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप एक प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदल देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रमेय का विलोम कहलाएगा मित्रों। क्या कहलाएगा, प्रमेय का विलोम कहलाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को क्या देना है, फीडबैक देना है। ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है सारांशात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन डी है भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो बता दूं, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय क्या देना विद्यार्थियों को, फीडबैक देना है। तो 23वें का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय क्या है। गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी को, ठीक है। ऑप्शन ए है विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित कराना। ऑप्शन बी है जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच कराना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के लिए अनुप्रयोग से अवगत कराना, जिससे दैनिक जीवन की स्थितियों में संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो भाई क्वेश्चन था कि गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी के संवेदनशीलता जागृत कराने के लिए प्रभावी उपाय क्या होते हैं। तो हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी ही कथन सही माने जाएंगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों कि प्रिया गणितीय प्रश्न कराने में निपुण है। एक प्रिया है जो गणितीय प्रश्न करने में क्या है, निपुण है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है, ठीक है, ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भाषाई बुद्धि, ऑप्शन बी है तार्किक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्व्यक्ति बुद्धि और ऑप्शन डी है मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो एक प्रिया जो गणितीय प्रश्न करने में निपुण है वो उसमें कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है। उसमें कैसी होती है, रीजनिंग, जो तार्किकता होती है ना, वो बुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक शिक्षक को विषय बेलन और शंकु, बेलन आपको पता है ऐसा होता है, ठीक है, शंकु ऐसा होता है, ये शंकु ऐसा बना होता है, ठीक है, ये गोल होता है, ये नीचे ना। तो एक शिक्षक को बेलन और शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है, तो शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य क्या होगा। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु के अभिलक्षण में भेद कर पाएगा। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु की आकृति बना पाएगा। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी बेलन और शंकु के आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकल्पित करने के सूत्रों का प्रत्यास्मरण कर पाएगा। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर पाएगा, जबकि यह शंकु किसी बेलन को पिघलाकर प्राप्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु की आकृति बना पाएगा। क्योंकि क्या पूछा था, एक शिक्षक को विषय बेलन और शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है, तो शिक्षण का कौशल प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होगा, उनकी क्या बनाना है, तुमको आकृति बनाना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना, विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है, ये आपको बताना है। तो उसमें हम डायरेक्टली आंसर बताते हैं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, पेपर में आ जाए तो डायरेक्टली आपको आंसर याद रहे। तो जब प्राथमिक स्तर पर आपको लंबाई को मापना है, विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम होता है, तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि तुलना करना क्या होगा, अप्रमाणिक मापों का होगा, उपयोग करना क्या होगा, प्रमाणिक मापों का होगा, फिर उपयोग करना क्या होगा, उपयोग करना विकसित करना क्या कहलाएगा, प्रमाणिक इकाइयों का होगा। तो ये आपको याद
कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना, 4-5 बार रीड करना, याद हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे और पेपर में आएगा ऐसे क्वेश्चन। पेपर में आएगा कि आएंगे ही भाई। देखो पेपर में क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनते हैं, वो भी बुक से ही क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाने वाला इंसान होता है वो ही बुक्स को ही रीड करके बनाते हैं, कहीं अलग से नहीं बनाते हैं। तो यदि क्वेश्चंस आपको याद हो गए तो डैम श्योर है 99% चांसेस है कि आपके मार्क्स जो होंगे 120+ में आएंगे ही, बिल्कुल डैम श्योर है। लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे तो फिर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है। चलो लास्ट के क्वेश्चन आ ही गए, 2-3 क्वेश्चंस और हैं, फिलहाल भागने का नहीं, इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाने का। क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। कोई बच्चा 4th क्लास का है, उसको अधिगम उद्देश्य क्या दिया गया है? विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यदि मैं जल्दी रीड करता हूँ तो आप उसको वीडियो को पुश करके खुद रीड कर लिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेंगे ना क्वेश्चन, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा सा रीड करता हूँ। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक ध्येय, ऑप्शन बी है सुव्यवस्थितता ध्येय, ऑप्शन सी है सामाजिक ध्येय और ऑप्शन डी है विषयात्मक ध्येय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विषयात्मक ध्येय। तो याद रखना अधिगम का उद्देश्य यही होगा, विषयात्मक ध्येय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है, कक्षा 4 में हम सममिति और परावर्तन की ज्यामिति की बात कर रहे हैं, मोतियों की माला। ऑप्शन बी बिंदु सीट डॉट पेपर, ऑप्शन सी गिनतारा और ऑप्शन डी है द्विमुखी पटल, जिसको हम काउंटर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बिंदु सीट डॉट पेन, क्योंकि मैं सममिति और परावर्तन की ज्यामिति की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो बिंदु सीट या डॉट सीट इज राइट आंसर। तो मित्रों आज का लास्ट क्वेश्चन और है हमारा, इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं राइट आंसर भी कमेंट में लिख के बताऊँगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियात्मक बच्चे को प्रोत्साहित क्या करेगा? यह जो क्रियाकलाप है बच्चों को प्रोत्साहित क्या करेगा आपके अंदर? विश्लेषण और संप्रेषण में, ऑप्शन बी वे संख्या लिखने में जिनमें शून्य हो, ऑप्शन सी वे समस्या हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, और ऑप्शन डी है मित्रों को सहयोग देने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपने इस टेस्ट में कितने नंबर पाए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि रोज़ आपको वीडियोज़ मिलेंगे और ये वीडियोज़ आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जितने ने वीडियो देखा लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना तो मस्ट है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।